नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट से आज चर्चा होगी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिस पर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे एक तरफ उनका माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में पहुंचे थे और आगर मालवा में स्टेज से उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो उठा। राहुल गांधी ने दरअसल जय सिया राम के बहाने संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी नजर आए, तो वहीं पुरुषवादी होने का जो आरोप आरएसएस पर यानी संघ पर राहुल गांधी लगाते हैं, वो जय सिया राम के नारे से भी राहुल गांधी एक बार फिर से मजबूत करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने आगर मालवा के मंच से ये पूछा कि श्री राम की जगह जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं बोला जाता है और क्यों आरएसएस और बीजेपी जय श्री राम बोलती है, सीता का नाम राम के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है। ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने आगर मालवा से उठाए और इसका सीधा असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक बयान राहुल गांधी पर आने लगे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जो आज भारतीय संस्कृति की बात कर रही हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति समझने के लिए 4 जन्म लेने होंगे। यानी पूरी तरीके से सियासी बाजार गर्म हो चुका है, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इसी पर आज मुकाबला में करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले आप सुनिए कैसे राहुल गांधी ने माता सीता को लेकर बयान दिया और फिर उसके बाद बीजेपी का क्या बयान आया। हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीका था। सुनो, डिस्टर्ब मत करो। एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है, ये पंडित जी ने मुझे बताया। सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं। इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। कम से कम राहुल गांधी जी अब भगवान श्री राम का नाम तो लेने लगे। ये कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिकल पार्टी पहले एफिडेविट देकर कहती थी कि राम का नाम उसका कोई अर्थ नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट देकर कहती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले कहती थी कि राम काल्पनिक हैं, वो आज भगवान राम का नाम ले रही है। यही तो है, मुमकिन हो गया है। आज मोदी है तो मुमकिन है। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप यही वो राहुल गांधी है और यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो सोनिया जी है जिनको 3 दिन तक नींद नहीं आई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। अब अचानक सब कुछ ठीक होने लगा है, इनको अचानक सब कुछ दिखने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश महसूस कर रहा है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है।
तो आपने सुना कैसे जय सिया राम पर वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो गया है और अब राहुल गांधी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है और संस्कृति नहीं पता है देश की आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर कमलेश राजगौर, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, हेमंत रावल, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, एजाज खान हमारे साथ हैं, गुजरात यूथ प्रेसिडेंट AIMIM। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रावल जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो पार्टी जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर सकती है, आज एकाएक उन्हें श्री राम की याद क्यों आ रही है? एकाएक आप जय सिया राम क्यों बोलते हुए नजर आ रहे हैं? वो पार्टी के जो आदर्श है उनके ऊपर जब गोडसे ने गोली चलाई तब उन्होंने वर्ड निकाला था हे राम। ये यही पार्टी है जो राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। ये गलत बयानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे दिल में जो हम हिंदू है तो हम हिंदू होने का हमें भी गर्व है, लेकिन हम हमारे घर में भी दिए जलाते, हम भी पूजा करते, हम भी तुलसी क्यारे पे भी हमारे दिए जलाते हम, लेकिन हम इनका कभी उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी जी जब अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत करती थी तो वो अम्बा जी से दर्शन करके, माँ अम्बे का दर्शन करके निकलती थी। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम जो धर्म है इसीलिए हमें वोट दो। हम वोट लेने के लिए धर्म की बात कभी नहीं करते। बात रही जय सिया राम की, तो जय सिया राम बोलने में हर्ज क्या है? सीताराम यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे बजरंग दास बापू, हमारे गुजरात के एक बच्चा जानता है बजरंग दास बापू को। जो बजरंग दास बापू ने यहाँ पे छोटी छोटी सीताराम की मढूली बनवाई है। यहाँ पे रणछोड़ दास बापू है जो जय सियाराम बोला करते हैं। सियाराम मतलब सीताराम। हम राधे कृष्ण भी बोलते हैं। हर बार बोलने में अगर महिला का नाम पहले आता है तो ये महिला सम्मान की बात है। हमारी पार्टी ये कर सकती है, ये कुलदीप सेंगर की पार्टी नहीं कर सकती है। ये स्वामी जो पार्टी है, ये स्वामी जो इनके जो लोग हैं जो नलिया कांड करते हैं, उन लोगों की पार्टी के बस में ये बात नहीं है। हमारे लिए तो मेरी छोटी बहन प्राची जितना सम्माननीय है उतनी ही मेरी माताजी सम्माननीय है, सोनिया गांधी जी भी सम्माननीय है और जसोदा बहन। महिला सम्मान की अगर बात करेंगे ना हम रावल जी, तो फिर महिला सम्मान पर तमाम राजनीतिक दल एक ही पटल पर आकर खड़े हुए नजर आते हैं। बात कर रहा था, आपने बात मेरी काट ली। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदा बहन है, वो भी इतने सम्माननीय है। ठीक है, आप सम्मान की बात करिए, महिला सम्मान की बात करिए, लेकिन यहाँ पर मैं किसी राजनीतिक दल को इस बात का ग्रेस नहीं दूंगी सर, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जिस किसी भी राज्य में महिलाओं पर अपराधों की घटनाएं आती हैं आप पहुंच जाते हैं वहां पर, लेकिन अपने राज्य में आप लोगों को नजर नहीं आता है। खैर, सवाल मेरा इस बात को लेकर था सर कि आप लोग वो पार्टी है ना, ये आरोप तो बीजेपी लगाती है कि जिसने बाकायदा एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, राम डजंट एग्जिस्ट। आज आपको भगवान श्री राम की याद क्यों आ रही है? मैंने आपको फिर से बोला कि राम मंदिर जो थे उनके ताले राजीव जी ने खुलवाए थे। आपको मालूम होना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जसोदा बहन अभी कहाँ है? आप पूछिए बीजेपी को। हम महिला सम्मान की बात करते हैं सर। मैं बीजेपी से पूछ लूंगी, आप अपना बताइए। बीजेपी का जो सवाल है वो बीजेपी से पूछा जाएगा। यही बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो भी वचन दिए हैं, हम रामायण में जो भी लिखा हुआ है वो वर्ड बोल रहा हूँ। हमने जो भी वचन दिए हैं हमने किया। हमने कभी बीजेपी की तरह 15 लाख रुपए लोगों के घर घर जाने की बात की नहीं। ये चुनावी बातें अलग है, इनके लिए जुमले हैं। कांग्रेस को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो अपने उस स्टैंड पर कायम रहिए ना कि राम डजंट एग्जिस्ट। आप हिंदुत्व के लाइन पर क्यों आ रहे हैं? जो आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं वही आप करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सही में नेशनल चैनल पे आते हुए ये बात करनी पड़ती है। ये मुझे दयाजनक बात है कि हम लोग जो है वो हमने पहले आपको 2 बार बता दिया कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी ने नहीं बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट हमारा भी यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा का जो एफिडेविट था सर, ये क्यों दिया गया था? सवाल बार-बार इसी बात को खड़ा बता रहा हूँ। जसोदा बहन की बात, इस बात का जवाब मिल जाएगा सर, तो फिर मैं इस बात से आगे बढ़ जाऊंगी। मैं इस सवाल से आगे बढ़ जाऊंगी सर। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ रावल जी यहाँ पर। मैं राजगौर जी के पास चली जाती हूँ। राजगौर जी, अगर राहुल गांधी मंदिर जाए, राहुल गांधी अगर जय सिया राम की बात करें तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्या हिंदुत्व का सारा ठेका बीजेपी के पास है? राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते ये सब चीजें? भाई सही बात है प्राची जी, आपने सही बताया।
राहुल जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव आते ही क्यों करते हैं, वही सवाल पैदा होता है। सवाल इसीलिए पैदा होता है, जैसे आपने बताया कि भाई पहले जब राम का अस्तित्व है कि नहीं, उसमें एक सवाल खड़ा किया था कांग्रेस ने, एफिडेविट किया था, और वही कांग्रेस को राम का अस्तित्व, राम मंदिर की बात में विरोध करने का बात याद आई। लेकिन जब राम की बात आती है तो गुजरात में आते हैं तो ये राम में नहीं मानने वाले लोग अब रावण को भी मानने लगे हैं। अरे भाई, रावण की तुलना किसके साथ करते हैं? हमारे मोदी साहब के साथ करते हैं। अरे जिसने 80 करोड़ लोगों को ये कोरोना के काल में राशन दिया, क्या वो रावण हो सकता है? अरे जिसने 4 करोड़ लोगों को गुजरात में राशन दिया कोरोना के कालों के अंदर, तो वो क्या रावण हो सकता है? जिसने 11 लाख लोगों को आवास दिया, वो क्या रावण हो सकता है? मुझे बताइए, नर्मदा का पानी, बिजली, शौचालय, नल घर घर जिसने पहुंचाया, क्या वो रावण हो सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे लिए कोई सिया राम बोले या जय श्री राम बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि आप तो श्री राम तो बोलने लगे हमारे कारण, तो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन बताइए, चुनाव आते क्यों बोलते हो भाई? राजकोट जी, मैं ये नहीं जान रही थी आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। ना मैं रावण शब्द की एंट्री कर रही थी। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो बीजेपी को आपत्ति क्या हो जाती है? आपको डर है क्या कि आपकी जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है उस पर कांग्रेस भी चलने लग जाएगी? प्राची जी, मैं बताता हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं। कम से कम वो लोग तो अब जय श्री राम या सिया राम बोलने लगे। हम माया हो, ममता हो या मुमताज हो, हम कोई भी भेदभाव नहीं रखते, सभी हमारी राहुल गांधी ने एक बयान आगर मालवा में दिया, बहन की तरह, भाई की तरह। राजकोट जी, राहुल गांधी ने एक बयान आगर मालवा में दिया, पूरी की पूरी फौज लग गई बीजेपी की उस पर पलटवार करने में। अरे जय सिया राम बोलने की अगर वो बात कर रहे हैं तो आप तो स्वागत कर दीजिए। क्या आप बार बार कह रहे हैं कि उन्हें संस्कृति नहीं पता देश की, कल्चर नहीं पता देश का? हम राहुल जी का स्वागत ही करते हैं कि कम से कम चुनाव आते हैं तब तो जय सिया राम बोलते हैं। चुनाव के पहले तो आपने नहीं माना, आज तो बोलते हैं, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। और गुजरात ने तो वही रास्ता दिखाया है, नया दौर दिखाया है कि भाई आप अभी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, तो अभी तक तो कांग्रेस ने कभी हिंदुत्व की बात नहीं किया। यही पैरामीटर सर, यही मशीन मुझे जाननी है कि कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जिससे आप ये माप लेते हैं कि असली हिंदू है, ये नकली हिंदू है। खैर एजाज खान जी, यहाँ बात हिंदुत्व को लेकर हो रही है। आरोप यही है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चूंकि अब वोटिंग कल होनी है, आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है, ध्रुवीकरण का मुद्दा शुरू हो जाता है और इसमें तमाम पार्टी एक जैसी है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी। देखिए प्राची जी, मैं आपके आगे एक बात रखना चाहूंगा और आपके दर्शकों के आगे खास एक मैं बात रखना चाहूंगा कि चुनाव गुजरात का चल रहा है और गुजरात के चुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सालों से यहां पे पार्टिसिपेट करती आई है। पहली बार गुजरात में ऐसा हो रहा है, एआईएमएम पार्टी यहां पे चुनाव में जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए सिया राम का नाम लेते हैं, हम बोलते हैं हमारे भाजपा के हमारे भाई नरेंद्र मोदी साहब अगर मान लीजिए कि वो बताते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाइए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो नारा लगाने लगाइए, लेकिन चुनाव इन नारों पे नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के वक्त आप 27 साल से गुजरात के अंदर शासन में है, आप 27 साल से शासन में होते हुए भाजपा से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप विकास की बात पे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप चुनाव आते ही आपके राहुल गांधी ने अगर कुछ बोल दिया, आपके प्रवक्ता उस पर लग गए, आपके प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ बोल दिया तो वहां पे मान लीजिए कि राहुल गांधी और उनकी टीम लग जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात को जब हिंदुस्तान को जब विश्व गुरु बनाने की बात नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं और वो बात पे जब हम चल रहे हैं, तो क्यों ये सारी बातें हम लेके आ रहे हैं? क्यों हम ये बात नहीं करें कि एजुकेशन के हमारे हालात क्या है? अभी भाई ने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने विकास के अंदर ये सारे काम किए, गुजरात के अंदर कोरोना काल में लोगों को राशन दिया। राशन आपने नहीं दिया, वो जनता का राशन था और वो जनता को मिलना था। आपने लॉकडाउन दिया था और लॉकडाउन की वजह से आपको राशन देना पड़ा। लेकिन WHO का आंकड़ा जो बता रहा है कि 47 लाख से ज्यादा लोग इसमें मृत्यु हुआ है और वो रेशियो जो 10% से ज्यादा, 10%, यानी मान लीजिए एक आदमी का जहां मृत्यु दूसरे देश में हुआ उसकी जगह पे 10 लोगों का मृत्यु हिंदुस्तान में ज्यादा हुआ है। तो इस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस सारी बातों को आप चर्चा में क्यों नहीं ला रहे? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार की बात कहां है? आज विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए सर, आप यहाँ पर आकर मुझसे विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जितने नेता हैं वो मंचों से जितनी स्पीचेस मैंने सुनी है उसका सार, उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आप ये डर दिखाते हैं कि इस देश के मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस देश के मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। आप तो बार बार ये डर दिखाते हैं, तो आप कैसे अलग हो गए इनसे? प्राची जी, एक बात समझिए, मैं एक बात आपके आगे करना चाहूंगा। हमारे मंच के माध्यम द्वारा अगर बात रखी जा रही है तो आज
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट में आप देखिए कि मुसलमानों के हालात क्या है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान आज पिछड़ों से भी ज्यादा पिछड़ा समाज हो गया है। मुसलमान कभी उसकी बात लेकर बाहर नहीं आए, उसने कभी कोई आंदोलन नहीं किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसी वाहिद शख्सियत पूरे हिंदुस्तान के अंदर है कि जो आज मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। क्यों गुजरात के अंदर आज 10% से ज्यादा मुसलमान होते हुए भी कोई भी पार्टी के अंदर मुसलमान वहां पे कितने साल हो गए देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मैंने 75 साल में आप ये कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान उत्पीड़न का शिकार हुआ है। 75 साल से आप कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों के साथ कुछ बेहतर नहीं हुआ है। 75 साल से मुसलमान उत्पीड़न का शिकार हुआ है। 75 साल से पूरे देश के अंदर एक ही राजनीति चल रही है और मैं मान रहा हूँ कि पिछले 25-30 बताइए ना कैसे उत्पीड़न हुआ है, आप मुझे समझाइए कैसे एक ही राजनीति चल रही है। उदाहरण मुझे दीजिए सर। सारी मैं तो उस देश को जानती हूँ एजाज खान जी जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि सब राम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राम तो है और राम तो रहेंगे, लेकिन बात आती है राम राज्य की, तो राम राज्य कहाँ है? आप इतने वर्षों 27 सालों से यहाँ पे गुजरात में शासन कर रहे हैं। आपने केंद्र में 50 साल से ज्यादा शासन किया कांग्रेस वालों ने, लेकिन आज भी बात यही हो रही है कि आज आप राम राज्य की काम करने लगे। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं जवाब सालों से यहाँ पे राम को सभी मानते हैं और लोग बोलते हैं कि राम है, लेकिन बात सबसे बड़ी है आप मंदिर बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आप मंदिर बना रहे हो, उसके बावजूद आपकी लड़ाई यही चल रही है। से ये तो साफ हो गया कि आपसी भाईचारा अभी भी जीवित है, क्योंकि आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। अब मैं रावल जी आपके पास आऊंगी। जो राजगौर जी ने कहा कि सवाल इसलिए खड़े होते हैं आप लोगों पर क्योंकि पहले आपकी बातें कुछ और थी, आपकी बयान कुछ और थे। संबित पात्रा ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बाटला हाउस का जिक्र किया कि जब बाटला हाउस में आतंकवादियों को मारा गया तो कहा गया कि सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए, कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। बयान उन्होंने सारे के सारे कोट कर दिए कि ऐसे बयान दिए गए, वैसे बयान दिए गए। अचानक से एकाएक आपको हिंदुज्म की याद आ गई। देखिए, सबसे पहले तो इस बयान का मर्म समझिए। हमने बीजेपी को पूछा है कि आप लोग सिया राम क्यों नहीं बोलते? गुजरात में सीताराम बोलते हैं, हम राधे कृष्ण बोलते हैं तो राधे मतलब राधा जी पे पहले आती है। सिया राम बोलते हैं या सीताराम बोलते हैं तो महिला का सम्मान की बात है। आपके आरएसएस चीफ धोती ऊंचा करके पैर धुलवाते हैं महिलाओं के साथ। हमने तो महिलाओं को सम्मान दिया। कांग्रेस ने महिलाओं को हिस्सेदारी में, हिंदू महिलाओं को भी हिस्सेदारी में, महिलाओं को पुरुष के समकक्ष हमने दिया। आपने क्या किया? महिलाओं की आप जब बात करते हैं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, बीजेपी बताए कि आपके आरएसएस में आज तक कोई भी चीफ महिला क्यों नहीं हुई? क्यों महिलाओं को चीफ नहीं बनाया गया? इनका जवाब है कि हमारी महिला पाक है। अरे महिला पाक तो कांग्रेस में भी है, फिर भी सोनिया गांधी चीफ बनी है हमारे वहाँ पे। तो आपने महिलाओं को क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। आप सिया राम क्यों नहीं बोल रहे हो? हम इसकी बात कर रहे हैं। आप सिर्फ जय श्री राम बोलते हो, बोलिए, लेकिन सिया राम क्यों नहीं बोल रहे हो? और दूसरी बात, इन्होंने बोला आप हिंदुत्व का ये करते हो। भाई, हमें बीजेपी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं दे। हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले सनातन धर्म के शंकराचार्य अभी जीवित है। जो दो नए शंकराचार्य आए वो और स्वरूपानंद जी तो थे। स्वरूपानंद जी की जब मृत्यु हुई थी तो आपके वहां से कोई भी उनके वहां गया भी नहीं था, बैठने के लिए भी नहीं गया था। आप सनातन धर्म की दुआई मत कीजिए, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी शुरुआत कर रहे हैं अपनी बात की, इससे तो फिर बीजेपी के आरोपों में दम नजर आ रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। आप महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एकाएक आपको महिलाओं की याद आ गई। प्राची जी, हम कभी नहीं बोले कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हमने महिलाओं को अपमान कभी नहीं किया है। हमने महिला को कभी सुपर्णखा नहीं बोला है। हमने कभी जर्सी गाय नहीं बोला है। ये चीज है। और गुजरात में तो माफ कीजिए प्राची जी, मैं बोल भी नहीं सकता। गुजरात के पास्ट प्रेसिडेंट जो थे बीजेपी के, उन्होंने तो सोनिया गांधी के नेताओं ने मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर क्या बयान दिए? मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर क्या बयान दिए? नहीं, हमने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने उसके लिए खेद भी बातें कर रहे हैं, उस पर भी खूब चर्चा हुई है। खूब चर्चा हुई है सर उस बातों पर भी। जो देश की मौजूदा राष्ट्रपति है, क्या वो महिला नहीं है? ये जो महिला सम्मान का ढिंडोरा आप लोग पीटते हैं ना रावल जी, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेरे देश की महिला तब सुरक्षित होगी जब आप सब मिलकर एक साथ इस पर काम करेंगे। नहीं सर, प्राची जी, आपको मुझे क्यों हर्ज होगा सर? मुझे मत घसीटिए अपने इस राजनीतिक प्रोपेगेंडा में। मुझे मत घसीटिए अपने इस राजनीतिक प्रोपेगेंडा में। हमारे देश में तो अर्धनारेश्वर की कल्पना है। आपस में आप बात करते रहिए सर। आपको नारी की याद आ गई, आपको जय श्री राम की याद आ गई, और गुजरात में चुनाव में अजीब इत्तेफाक है सर। बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो आप हाय तौबा करने लगते हैं। राजगौर जी, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आप बता दीजिए रावल जी को, आपको क्या आपत्ति है जय सिया राम में? नहीं, रावल जी ने बताया कि हम सम्मान नहीं करते। अरे भाई, आप सम्मान करते हो
आप तो रोते हो बाटला हाउस में, इसीलिए तो हमने बताया कि आपको बहुत सम्मान किया। बाटला हाउस में आप रोने का काम किया। मैं बताता हूं, अगर हम कल मोदी जी का रोड शो हो रहा था, सब जगह बोल रहे थे सब लोग जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई, यहां गुजरात के अंदर जनता के जाके पूछो कि अगर कोई आदमी बोलता है कि वोट का प्रचार करता है, भाजपा का नाम नहीं लेते, सिर्फ बोलते हैं कि भाई विकास के नाम पर वोट देना, तो लोग समझ जाते हैं कहां वोट डालना है। अगर बोलते हैं कि आप भाई सर आप कल मतदान है, मतदान करने जाना, जय श्री राम, इतना ही बोलते हैं, राम मंदिर पर वोट देना, तो अच्छा, समझ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है। तो ये बात है, यहाँ पर्याय बन गया है कि जय श्री राम यानी भाजपा, राम मंदिर यानी भाजपा, राष्ट्रवाद। अरे राजकोट जी सुनिए ना, आपने शुरुआत बाटला हाउस से करके आप विकास पर आ गए। जो रावल जी का सवाल था, अरे रावल जी का सवाल था, उस पर जवाब दे दीजिए। जय सिया राम पर आपत्ति क्या है आप लोगों को? यहाँ की जनता एक ही बात बोलती है, जब भी देखो तब, कि जली को आग, बुझी को राख, धुआं को शोर कहते हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसके सबूत मांगते हैं ना, उसे चोर कहते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। राजकोट जी, मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा नहीं कर रही। मैं सर सुनिए पहले, राजकोट जी आप सुनेंगे नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी, और साफ हो जाएगा कि रावल जी आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोपों में दम है, जो रावल जी आरोप लगा रहे हैं। आपको जैसे क्या बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। को पूछो आप, रात को 12 बजे भी अगर कहाँ भी निकल जाओ, रात को 12 बजे हमारे नवरात्रि चलती है। चलिए ठीक है सर, मैं बात अगर राम की कर रही हूँ तो आप उंगली पर मुझे जवाब दे रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। रावल जी और जय खान जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। राजकोट जी, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी सर। जनता सब देखती है कि मुद्दे भटकाने के लिए नेता कितने लाउड हो सकते हैं और कहाँ की बातें कर सकते हैं। जय खान जी रुक जाइए, छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार भी मुकाबला लगातार जारी है। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। साबरमती रिवर फ्रंट से चर्चा राहुल गांधी के बयान को लेकर हो रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। जाजी, ब्रेक पर जाने से पहले राजकोट जी विकास की बात कर रहे थे, कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं, मुद्दा अगर कोई लेकर आता है जिससे मुद्दे भटकते हैं तो वो कांग्रेस लेकर आती है। इसमें आपको कैसे नजर आता है कि ये मुद्दे छोड़कर किसी और चीजों पर बात करते हैं? देखिए, चुनाव जब से आया है पिछले 2-3 महीनों से सारे जितने भी सेंट्रल के नेता है बीजेपी के, वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। कांग्रेस के भी सारे नेता यहाँ है, और एक ही बात चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अंदर सिर्फ एक लड़ाई अभी चल रही है। बीच में टोक रही हूँ सर, छोटा सा बीच में टोक रही हूँ। आपके भी तो जो बड़े नेता हैं वो भी तो गुजरात में हैं, वो भी तो चुनावी कैंप कर रहे हैं। हमारे नेता यहाँ पे चुनाव में है, वो हमारा प्रचार के लिए आए, लेकिन ये जो नेता है यहाँ पे आके सिर्फ एक ही बातें चल रही है। दोनों नेताओं के अंदर एक ही लड़ाई चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अंदर। आपके नेता है तो चुनावी लड़ाई इसी बात की है कि सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कौन? उसे किसी और से जोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ हिंदू सम्राट बनने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी और बाकी जितने भी नेता है वो सारे लोग हिंदू सम्राट बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कौन, बस यही बात है। बात राम की कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य की बात ना कांग्रेस वाले भाई कर रहे हैं ना बीजेपी वाले भाई कर रहे हैं। आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि राम राज्य क्या है? राम राज्य रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि जहां पे हर जगह पे खुशहाल माहौल हो, जहां पे भय नहीं हो, जहां पे कोई शोक नहीं हो, जहां पे लोग आत्महत्या नहीं करते हो, जहां पे कोई रोगी नहीं हो, जहां पे सारे लोग स्वस्थ हो, जहां पे बुद्धिजीवी लोग हो, जहां पे साक्षरता हो, और जहां पे गुणी और ज्ञानी लोग हो। अगर इस तरह के जो लोग होते हैं वो राम राज्य के लोग होते हैं। और ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? कहीं पे आप देख लीजिए, कहीं पे मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पे आप देखोगे कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे आप देख लोगे हमारे गुजरात हमारे देश के गृह मंत्री यहाँ पे आते हैं, सभा के अंदर बात करते हैं, 2002 को याद दिलवाते हैं और बात करते हैं कि उनको सबक सिखाने का काम हम करेंगे। अरे कौन सा सबक सिखाने का काम करेंगे? अब पाटीदार भाइयों से पूछिए कितने हमारे युवाओं को जेल में डालने का काम किया है। उनके लड़के वहां पे बीसीसीआई के अंदर चेयरमैन बन के बैठे हुए, और यहाँ के नौजवान को कौन से रास्ते पे आप ले जाने का काम करते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है। और वो वेजलपुर विधानसभा की कुछ बात किसी भाषण में की थी कि वेजलपुर विधानसभा नाकुच है। ये क्या बातें हो रही है? अरे पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा गुजरात एक है, सब आपकी सत्ता में चल रहा है। हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, 27 सालों से आप सत्ता चला रहे हो। आप बात नहीं कर रहे हो कि देश के हालात क्या है, परीक्षाएं क्यों रद्द हो रही है, पेपर क्यों लीक हो रहा है। अमित शाह ने 2002 के दंगों की बात की है तो आप कैसे अलग है? आज आपके नेता भी 2002 के दंगों की बात कर रहे थे। आप करिए ना महंगाई की बात, आप करिए ना बेरोजगारी की बात, आप उनके बयानों पर पलटवार क्यों करने लगते हैं? रहेंगे तो हम सत्ता में यही सारी बातें करेंगे।
हमको एक बार यहाँ पे मौका देना चाहिए। अगर एक बार 13 सीटों से सत्ता में आ जाएंगे। 13 सीटों से भाजपा अरे कितने सीटों सर, पे चुनाव कैसे लड़ती बातें थी? कर रहे हैं? भाजपा 13 2 सीटों पे क्या चुनाव कर लड़ती थी। लीजिएगा? 2 सीटों पे 13 चुनाव लड़ी। सीटों पर क्या कर लीजिएगा? 13 सीटों पर क्या कर सवाल ये है लीजिएगा? कि भाजपा भी 2 सीटों से 300 सीट तक पहुंची है। हमारी भी शुरुआत है। कोई बच्चा शुरुआत से चलता नहीं सीखता, वो पहले जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, आप लोगों की आदत यह है कि आप आते हैं और जो सोच कर आते हैं वही टेप रिकॉर्डर आप ऑन कर देते हैं। आप सवाल नहीं सुनते, आप सवाल नहीं सुनते। अगर आपको उम्र के राज्य की बात करेगा तो फिर आप वही बात लेके आ अरे जाएंगे। रुकिए ना सर, आपको विकास की इतनी चिंता है, बेरोजगारी की इतनी चिंता है, आपने अमित शाह के बयान को कोट किया, तो आप ही के नेता आज गोधरा में उसी बयान पर पलटवार करके क्यों भड़काने की पलटवार कोशिश तो कर देना रहे होगा थे? ना। आप एक बात समझिए, आप फिर आप मुसलमानों कैसे अलग हो गए? आप कैसे अलग हो गए बीजेपी से? सारे लोग आप तो सब एक ही सबसे है बड़े ना, हिंदू अपना सम्राट वोट बनने के लिए बैंक निकले साधने के लिए आप और कुछ भी सबसे बड़ी करिए। लड़ाई उनके बीच में ये है। तो देश के अंदर आप 80% आबादी हिंदुओं की है। महंगाई बढ़ रही है, उसका भुगतान कौन कर रहा है? दर्शकों में पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल का भाव अगर बढ़ेगा तो क्या मुसलमान उसको झेलेगा? अरे तो आप इसकी समझिए, बात करिए ना, बेरोजगार लोग आप होंगे हर मंच तो से सिर्फ क्यों मुसलमान दिखाने रहेगा। लगते हैं कि इस नहीं, देश ये का नहीं होगा। मुसलमान मजलूम हम है, यही बात कर इस रहे हैं देश के और यही बात मुसलमान लेके के साथ लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अत्याचार किया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है तो वो एक समुदाय विशेष को देखकर हो अरे रही है। समुदाय रावल विशेष जी, को ले खेड़ा में आप क्या लोगों घटना ने घटी? अपना भाजपा काम- सरकार के अंदर अब आपने देखिए, देखा सर, खेड़ा के आपकी अंदर क्या बात आ घटना गई, आपकी घटी? आप बात आ गई देखिए सर, आपकी खेड़ा बात के आ अंदर गई बीच सर, चौराहे पे लाके आपकी पुलिस बात आ प्रशासन गई, को पीट बाकी रहा है। मेहमान तो इंतजार आवाज तो कर रहे उठाना हैं, होगा। बाकी मेहमान आवाज इंतजार कर रहे कौन हैं। बोलेगा? रावल जी, ये आवाज उठाने के लिए आए हैं, मजलूमों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि आपने ना तो विपक्ष में रहते हुए अपना काम ठीक से किया और उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपना काम ठीक से नहीं किया। 13 सीटें हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, आपको इस बार परेशान करके दम लेंगे। देखिए 13 सीटें लड़ रहे हैं, लड़ने की बात है। गुजरात में तो सबका स्वागत है, असम गण परिषद को भी लड़ना है तो वो भी लड़ सकती है, डीएमके को तमिलनाडु से आके भी वो लड़ सकती है। यहाँ देश की लोकशाही है, कोई भी पार्टी आके लड़ सकती है, लेकिन सपने नहीं देखना चाहिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैंने अभी राहुल गांधी जी के बयान पे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ मेरे भाई कमलेश राजगौर बड़े भाई का, कि इन्होंने बोला कि जय सियाराम बोलने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनके नेशनल प्रवक्ता ये बोलते हैं कि हम जब श्री राम बोलते हैं तो श्री मतलब महिला का सम्मान होता है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, तो जय श्री राम में भी सीता जी आ गई है। तो मैं क्या प्राची पराशर की जगह श्री पराशर बोलूंगा आपको? क्या मैं आनंदीबेन पटेल की जगह श्री पटेल बोलूंगा? क्या मैं अभी स्मृति ईरानी जी को श्री ईरानी बोल के बोलाऊंगा? ये ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। राहुल जी ने महिला सम्मान की बात की, इनको मालूम है कि हमारे पक्ष में महिला सम्मान नहीं हो रहा है, आरएसएस में आज तक महिला चीफ नहीं बनाई गई है, तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए टेढ़ी चौड़ी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो महिला, मेरी बेटी जैसी उम्र की महिला है, वो फटी हुई जीन्स मतलब ये जीन्स पहनती है तो बोलते हैं कि फटी हुई जीन्स पहनने वाले लोग संस्कारी नहीं है। ये ऐसी बात की, ऐसी सोच धराने वाले लोगों को राहुल जी ने बोला कि भाई जय सियाराम बोलिए आप, जिसमें महिला का सम्मान हो और आप महिला का सम्मान करो। मेरी बात सुनिए पहले। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा महिलाओं की चिंता है। आप मुझे एक बात बताइए, जब यूपी में कोई घटना होती है या ऐसे तमाम राज्यों में जिनमें कांग्रेस का शासन नहीं है, आपके तमाम नेता, प्रियंका गांधी भी पहुंच जाती हैं वहां आंदोलन करने के लिए और उन्हें हमदर्दी हो जाती है तमाम विक्टिम से। वही अगर अपराध राजस्थान में हो जाए, वही अपराध छत्तीसगढ़ में हो जाए, सर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट तक नहीं होता है। ये कैसा दोहरा चरित्र बताइए? देखिए हमने सब जगह पे ट्वीट की बात नहीं है, हम गए भी है। नहीं गए आप नहीं देखिए हम लोग गए भी है। नहीं गए, नहीं गए, प्रियंका जी नहीं गई है तो और महिला हमारी गई हुई है वहाँ सर से। आपको उत्तर प्रदेश की महिला लगती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वही राजस्थान महिला अपराधों में कितना अव्वल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं हूँ। लेकिन मुसलमान की बेटी की बात आएगी तो कोई नहीं लड़ेगा। सर, यहाँ मुसलमान मैं रावल जी से बात करूँ। देखिए एक बात समझिए, दोनों पार्टी अभी बात यही कर रही है। हम तो बोल रहे हैं कि राम है और कोई यहाँ पे ऐसा हिंदुस्तान में बैठकर ये बोलेगा राम नहीं है, लेकिन बात यही आएगी। डिस्टर्ब मत करें। अरे भाई ये आप जो आपने देखिए एक सेंसिटिव मुद्दा है महिला को लेकर, तो इसलिए इनसे मुझे जवाब जानने दीजिए। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, यूपी की लड़कियां ही ऐसी हैं जिनको आप सशक्त करेंगे, राजस्थान की लड़कियां नजर नहीं आती हैं आपको छत्तीसगढ़ की महिलाएं नजर नहीं आती हैं, वहां अपराध होते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। कहीं पे भी चुपचाप नहीं बैठे, सब जगह पे हमने हमारा जो बाकायदा विरोध करना है और जो भी करना है ट्वीट भी किया हुआ है। मैं आपको अगर प्रियंका जी का ट्वीट देखोगे तो
राजस्थान की महिला की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी उन्होंने किया है। लड़की लड़ सकती है, वो बात करती हूँ। जिस समय प्रियंका जी ने वहां पे ये नारा लगाया था, उस दिन प्रियंका जी को लड़कियों के जो रैली थी, वो रैली के लिए परमिशन नहीं मिली थी। उसी दिन योगी जी ने अपनी बड़ी रैली की थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन इतनी महिलाएं उनके सपोर्ट में आ गई थी कि महिलाओं के सपोर्ट में आने के कारण वहां पे उनको रैली होने देना पड़ा। लेकिन तो उस ये सपोर्ट बात को है। आप वोटों में कन्वर्ट तो कर नहीं देखिए, तो पाए। यही है कि हम लोग वोटों की राजनीति नहीं करते, ये साबित हुआ। अरे सर, ये साबित हो रहा है जनता हम वोटों की जनार्दन राजनीति है, नहीं उसे कर रहे जिसके हैं। काम पर विश्वास होगा मोहर उस पर ही लगाएगी। उसे तो कम से कम जो जनादेश मिल रहा है उसका माहौल तो मत उड़ाइए। राजगौर जी, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस करती है, सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि हम तो अध्यक्ष भी बना देते हैं। आपकी तो हिम्मत नहीं है कि आप अध्यक्ष बना दें, और इसीलिए जय सिया राम से आपत्ति है। प्राची जी, आप बताइए, आपने ही बताया कि राष्ट्रपति पद बनाने का जो सौभाग्य हमें मिला, तो हमने किसको बनाया? पहले कौन था? किसने विरोध किया पहले उसका? राष्ट्रपति महिला किसने गाली नहीं थी? गलौज की और पहले वोट बैंक कौन की थे? राजनीति बोलने करते लग जाते हैं। हैं। प्राची जी, मेरी बात एक बात सुन लेना। वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि वोट के लिए हम नहीं करते। अरे आप लोग क्या बोलते थे पहले? अभी जो हैदराबाद से जो वो पतंग आई है ना, कटी पतंग, वो भी क्या बोलती है वोट बैंक की? प्रधानमंत्री गुजरात के चुनाव में प्रचार में निकल रहे हैं। 27 साल से आपका शासन है, आप क्या कर रहे हो? आपके नेता क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? 27 साल से आपका शासन है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री को प्राइवेट प्रोटोकॉल छोड़कर उनके बाहर निकलना पड़ रहा है, और बात आ रही है गाड़ी के ऊपर जीप में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, गृह मंत्री यहाँ पे लगे हुए हैं। आप आए हो ना, वेलकम। आप बताओ, आप बताइए ना बात। बताइए 27 साल से क्या किया है आप आपने? बताइए 8 तारीख को 27 साल कौन सी से, सरकार 8 साल से सेंट्रल में गवर्नमेंट है क्या है? आप गुजरात में 8 तारीख को कौन सी 8 सरकार तारीख को बनेगी? कौन सी किसकी सरकार बनने वाली है? बनेगी? जनता जवाब देगी। बताइए ना, आप जनता तो जवाब ईवीएम देगी। सेट करके अरे बैठे आप हुए बोलो क्या? ना। आप ईवीएम सेट करके बैठे हुए क्यों नहीं बोल सकते आप ईवीएम सेट करके बैठे हुए आपकी जनता जवाब देगी। ये जनता जो है वो जवाब देगी। आप बताइए ना, आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री को सूरत में जाना पड़ता है, 3 दिन रुकना पड़ता है, वहाँ के व्यापारियों से मीटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे कम से कम आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोड शो करना पड़ता है। पूरा दिन मीडिया लगी हुई है। अहमदाबाद में एजाज जी और राजगौर जी, तरीका नहीं है चर्चा करने का। एजाज जी, मुझे बार बार आपको शांत करना पड़ रहा है। इससे जनता देख रही है गुजरात की कि आप क्या करने आए गुजरात में। पहले उनकी बात को कंप्लीट करने दीजिए सर, ये तरीका नहीं है। हमारे लीडर की बात अरे तो आप जवाब दीजिएगा ना, अपनी बारी का इंतजार करिए। आप क्यों ना, मैं आपके पास भी नहीं, बीच में नहीं सर, ये तरीका नहीं है चर्चा करने का। आप करते होंगे कहीं और, इंडिया टीवी पर नहीं चलेगा। एजाज खान जी, हम कमल की बात कर रहे हैं। पतंग तो चलेगी गुजरात में इस बार। बात करो, लेकिन मैं बताऊं, आप जब एजाज जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करिए। देख रहे हैं दर्शक कि आप कैसे मुद्दा भटका रहे हैं। अरे अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आ रही हो आप भी कहते हो ना, हिंदुस्तान के अंदर। अरे मेरी बात तो सुनो। सब जगहों पे फिजाओं में पतंग ही चलेगी। जनवरी में पतंग है। एक बात सुन के फिर उनका पूरा टाइम राजगौर जी, ये राजनीतिक भाषणबाजी का समय नहीं है। पहले उनका मुझे जवाब सुनने दीजिए। महिला सम्मान पर बात हो रही है, प्लीज सर, आप तो सबसे ज्यादा मुद्दा उठाते हैं। राजनीति कर रहे हो। राजगौर जी बताइए। पहले बोलते थे कि न किसी बात पर, न किसी जात पर मोहर लगाई है हाथ पर। तो भाई ये 370 जब हमने हटाई तो उसका विरोध किस बात पर? भाई राम मंदिर बनाया तो उसका विरोध किस बात पर? अरे यूसीसी ये जो हम ला रहे हैं उसका विरोध आप किस बात पर कर रहे हो? कॉमन सिविल कोड लाइए ना, आप लाइए ना कॉमन सिविल कोड। हम कहाँ मना कर रहे हैं? अरे आप लेके आइए, फिर पता चलेगा हिंदुओं का क्या वहाँ पे नुकसान हो रहा है। अंदर कुछ भी करते आप वहाँ पे हैं तो महिलाओं, विरोध हिंदुओं के शादी के फेरे लगाने का जो सिस्टम है, खत्म करेंगे आप। आप खत्म करेंगे। विरोध क्यों करते हो आप? रुकिए। वोट बैंक की राजनीति। रुकिए सर, रुकिए। राजगौर जी, थोड़ा सा विराम दीजिए, राजगौर जी और एजाज खान जी। मैं ही वही बता रहा हूँ। एजाज जी और राजगौर जी, प्लीज सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। मैं बार बार कह रही हूँ, ये वो मंच नहीं है जहाँ से आप एक दूसरे पर इस तरीके से वार पलटवार करेंगे। दर्शक क्या समझेंगे मेरे कि मीम क्या करने आए है, कांग्रेस क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है। दर्शकों का तो ख्याल रखिए, मेरा ख्याल नहीं, कम से कम दर्शकों का ख्याल रखिए। एजाज खान जी, अभी आपने एक बात बोली, मुझे उस बात पर आपत्ति। आप क्या बोल रहे हैं सर कि आप शादी का तरीका खत्म करिए? क्या बोल रहे हैं सर? आप रिपीट करिएगा धीरे से, बहुत प्यार से सर, ये चीखने के लिए नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर जब ये गुजरात का जो एक अलग सा दर्जा है स्टेट का, वो वापस लेना होगा। सारे स्टेट के दर्जे वापस लेना होगा। 371 यहाँ पे लागू करनी होगी। उसके अलावा जो हिंदू रीति रिवाज से जो
यहाँ पे जो शादी होती है और उसमें एक बार हिंदू रीति रिवाज के अंदर ऐसी बातें हैं कि जहाँ पे एक बार शादी होती है वो 7 जन्म का रिश्ता होता है और 7 फेरों का रिश्ता है। तो ये 7 जन्म का रिश्ता नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाएगा फिर। तो आप आज जनता को बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। रुके ये ना नैरेटिव मत फैलाइए। किसने तय किया ये? किसने तय किया? सारे सर? लोगों के लिए एक कानून बनेगा जिससे कितने लोगों के नहीं आप उनको बताइए ना क्या आप लेकर आइए। नहीं क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आएगा? पहले आपको इसका मतलब पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आएगा? जो कुरूती है सर, समझिए, शादी करना, शादी की परंपरा कुरूती नहीं है, आप समझिए। निकाह कैसे पढ़ा जाता है? निकाह कैसे पढ़ा जाता है? शादी 7 फेरों के साथ कैसे होती है? चर्च में खड़े होकर कैसे वचन दिए जाते हैं? इस पर नहीं है यूसीसी। अरे आप व्हील का पावर खत्म कर देंगे। आप हिंदू समाज के, हमारे हिंदू समाज के अंदर व्हील का जो पावर है, व्हील का पावर खत्म कर देंगे। ये नैरेटिव नहीं है, ये हकीकत बात है। गलत और उसको आप नहीं चला रहे, उसको ये नहीं बता रहे। ये गलत नैरेटिव है, आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। ये बस देखिए, आपको डिफेंड करने के लिए कुछ मिला नहीं तो आप उस पर सवाल खड़े कर दीजिए। सवाल तो होगा, मीडिया यही काम करती है। ये तरीका बहुत पुराना हो गया है, मैं ऐसे एंटरटेन नहीं चाहती। रावल जी, यूसीसी का मुद्दा राजकोट जी ने उठाया। राजकोट जी ने अपने तमाम जो काम है वो गिना दिए और कह रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है जैसे आराम से। देखिए, अभी जो 15 मिनट तक डिबेट चली, आपने दोनों को देखा, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। ये दोनों के बीच में आपसी सहमति है। बीजेपी अगर मोबाइल टावर है तो आम आदमी पार्टी उसका प्रीपेड वर्जन है और ये ओवैसी की पार्टी है उसका पोस्टपेड वर्जन है। ये पूरे लोग सेंटीमेंट बनाने की पूरी कोशिश करती है। मुसलमानों की बात कीजिए, क्यों बात नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए? हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? तुम्हारे ओवैसी जी तो होटल से बात कीजिए ना, पर मुसलमानों के मुद्दों पे नहीं लड़ रहे आपके लिए। आप एक काम करिए, मुसलमानों पे जुल्म होता है, क्यों आप चुप साथ लेते हैं? मेरी बात सुनिए, तो ये दर्शक देख रहे हैं शांति से, लेकिन आपके टर्म पे बोलिए ना। मैंने बोला आपके बीच में। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, जब आप टारगेट करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। हम बोलेंगे, अरे आप बोलेंगे, आपको जवाब मिलेगा। आपको 75 साल से मुसलमान आपको वोट देता है, 100 में से 100 ओवैसी की सभा भी नहीं होती है, लेकिन होता क्या है मुसलमानों के होटल के बाहर भी नहीं निकल पाता है आपका नेता। होटल के अंदर कमरे में बंद हो गए। अरे राहुल जी, यहाँ गुजरात में आई नहीं है, बाहर घूम रहे हैं, सब आ गए हैं, आपको मालूम भी नहीं है। को जोड़ रहे हैं, क्या न जाने क्या मालूम। डेडियापाड़ा में आए राहुल जी ने और 2 सभाएं की, आपको मालूम ही नहीं है। अरे 13 सीटों में लड़ रहे हो, सब जगह पे डिपॉजिट दूल होने वाली है। डिपॉजिट दूल नहीं होने वाली कुछ नहीं, चुनाव के रिजल्ट में देख लेना। 8 तारीख के दिन रिजल्ट देख लेना। 8 तारीख के दिन रिजल्ट देख लेना। के बारे में किसी के बाप की जागीर मुसलमान का वोट नहीं है। मुसलमान इस बार अपना खुद की बात कर रहा है। आप मुसलमान का वोट ले रहे हो, लेकिन मुसलमान की बात नहीं कर रहे। हिंदू सम्राट बनने की बात चल रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी। समय मेरे पास इतना ही था। रावल जी प्लीज, समय इतना ही था सर। आप अपनी बातों में कामयाब हो गए, अपने मुद्दे भटकाने की राजनीति में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुकाबला में जुड़ने के लिए। आगे देखिए, कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस सौरभ शर्मा के साथ। क्या ओवैसी की लड़ाई अब कांग्रेस से है? इसी पर होगी तीखी बहस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।